हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो मैं आप लोगों को दिखाई तो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसकी वजह से वाईफाई काम नहीं कर रहा है। और होता क्या है, जो फ़ोन का कैमरा है और लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, फ़ोन के कैमरे को लैपटॉप के कैमरे की तरह यूज़ करता हूँ। समझाऊंगा कभी आपको आराम से जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो उसके लिए वाईफाई ज़रूरी होता है, मतलब लैपटॉप और फ़ोन जो है दोनों के दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए। और अभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से वाईफाई काम नहीं कर रहा है। तो अगर मैं वाईफाई के चलने का वेट करूं तो मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी कब आने वाली है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और मुझे भी लगता है कि मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरी शक्ल देख के क्या ही करोगे, पक चुके होगे मेरी शक्ल देख देख के। आपका मेन काम क्या है, स्क्रीन को देखना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, मेंस का दंगल। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट की आज है क्लास 3। तो भैया अगर आप सीधा इस वाली वीडियो पे आ गए हो क्लास 3 पे, तो ज्यादा बहादुर मत बनो। पहले जाके इसकी जो पहले की 2 क्लासेस हैं वो जाके देख लो, क्योंकि जितनी भी थ्योरी है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी ट्रिक्स हैं, वो सारी की सारी मैंने पहली क्लासेस में बताई है। दूसरी में भी थोड़ी बहुत बताई है, लेकिन पहली में अच्छे से बता रखा है मैंने। तो सीक्वेंस में देखोगे तो आप ही का फायदा है, वरना आप भी कहोगे कि सर मजा नहीं आया। और मैं नहीं चाहता कि आप ये बोलोगे सर मजा नहीं आया। ठीक है, तो जाके पहले पहली क्लास और दूसरी क्लास देख लो, और उसके बाद आपकी क्लास, आज की क्लास आपको देखनी है। पिछली क्लास में मैंने इस तरीके से ना आपको आंसर्स के हिंट दे दिए थे, और मैंने आपसे पूछा था कि बताओ ऐसा दूं या ना दूं। तो आपने कहा था सर मत दो, कमेंट में आप लोगों ने कहा था कि सर ऐसे हिंट मत दो, फिर मजा नहीं आता। तो आपकी बात तो सर्वोपरि है, आपकी बात मैं ना मानूं ऐसा हो नहीं सकता। तो आज की क्लास में मैंने आपको हिंट्स नहीं दिए। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, आपको स्क्रीन को पॉज करना है, क्लोज टेस्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, और आपको आइडिया लगाना है कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्लोज टेस्ट में ये थीम है या इसके बारे में बात की जा रही है, तो इजीली आप आंसर्स को कर सकते हो। क्योंकि 2 क्लासेस आप देख के आए हो, तो इतना तो आपको मैंने समझा दिया कि हाउ टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अब इसको पढ़ो जरा। आपने पढ़ लिया होगा स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, चलो देखो भाई, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना मतलब वहां जाना, घूमना फिरना, उसके बारे में पता लगाना। इज एन एक्साइटिंग वे। नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना जो है ना, इज एन एक्साइटिंग वे, एक बहुत ही एक्साइटिंग तरीका है टू टू वॉट टू डैश योर होराइजन, टू डैश योर होराइजन एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स। मतलब जब आप नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हो, तो इससे आपका जो होराइजन है, होराइजन का मतलब क्या होता है, होराइजन का मतलब आपकी थिंकिंग, या आपका कैसे ना, आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उसको कह सकते हो होराइजन। समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताओ, जब आप नई जगह को एक्सप्लोर करते हो, तो इससे आपका जो होराइजन है, क्या है आपका, आपने इसको पढ़ा है ना भैया पहले, कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो आपका जो होराइजन, होराइजन का मतलब ज्ञान कह सकते हो, अनुभव कह सकते हो। इससे आपका जो ज्ञान या अनुभव है वो क्या होगा, वो ब्रॉडन होगा। ब्रॉडन का मतलब ज्ञान का विस्तार होगा, आपका होराइजन बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, बढ़ना, चौड़ा होना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको पता है, सिकुड़ना। भाई आप जब नई जगह को एक्सप्लोर करोगे तो आपका ज्ञान सिकुड़ेगा थोड़ी, ये तो नेगेटिव बात कर रहा है। लोकलाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लोकल कर देना। ठीक है, मतलब जो लोकल स्थान होता है, लोकल जगह होती है, उस चीज के अनुकूल कर देना, तो वो लोकलाइज हो गया। ये भी नहीं मैच कर रहा है यहाँ पर। और कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब भी सेम होता है, सिकुड़ना। आया समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट भी नहीं आएगा, और लोकलाइज तो वैसे नहीं आएगा। एक ही आंसर बचा, ब्रॉडन। आपको पता है पैसेज जो है एक पॉजिटिव टोन में है, ये भी पता लगाया करो कि यहाँ पर पॉजिटिव बातें की जा रही है या नेगेटिव बातें की जा रही है। जैसे जब आप एनवायरमेंट के पोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पर आप देखना बहुत सारी नेगेटिव बातें की जाएंगी, कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम एमिट करते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, नदियां प्रदूषित होती हैं, वायु प्रदूषित होती है। तो वहां पर आपको नेगेटिव बातें ज्यादा मिलेंगी। हो सकता है कि जब आप कंक्लूजन वाले पार्ट में जाओ तो वहां पर पॉजिटिव बातें मिले। लेकिन यहां पर आपने जब पढ़ा तो आपने क्या देखा भाई, नई जगह को एक्सप्लोर जब हम करेंगे ना भाई, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो होराइजन है, हमारा जो ज्ञान अनुभव है, वो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, उसका विस्तार होगा। तो क्या होगा, ब्रॉडन। ठीक है, टू ब्रॉडन योर होराइजन एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स। और हमें जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है वो जानने को मिलते हैं, एक्सपीरियंस करने को मिलता है। वेदर यू प्रिफर टू ट्रेवल बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड्स हैं उससे आप ट्रांसपोर्ट करो, जैसे कि बोट से करो, एयरप्लेन से करो। देर आर मेनी वेज, कई सारे तरीके हैं टू गेट अराउंड एंड सी द वर्ल्ड। कई सारे तरीके हैं आपके पास, आप बोट पकड़ लो, आप एयरप्लेन पकड़ लो, और भी बाय बाय रोड भी ट्रेवल कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं टू गेट अराउंड एंड सी द वर्ल्ड। संसार में जाओ, घूमो फिरो, बहुत सारे तरीके हैं। और अगर आपको फ्री में घूमना है, मतलब सरकार के पैसे पे घूमना है, तो आप अच्छी सी रैंक लेके आओ सीजीएल के अंदर, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आप एएसओ ज्वाइन करो, अच्छी रैंक लेके आओ, सरकार के पैसे पे विदेश घूमो, मौज करो। ठीक है भैया, आगे देखो।
वन ऑफ द बेनिफिट्स, यानी कि वैसे तो कई सारे बेनिफिट्स हैं और उन्हीं बेनिफिट्स में से एक जो बेनिफिट है जिसकी बात यहां पर कर रहा है, वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, कि न्यू प्लेसेस पे घूमने का, एक्सप्लोर करने का कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। उन्हीं में से एक बेनिफिट की यहां पर बात हो रही है, इज द, तो बेनिफिट की बात हो रही है, देखो बेनिफिट की बात हो रही है तो यहां पर ब्लैंक में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा कि एक बेनिफिट है, क्या है, तो वो यहीं पर आएगा ना कि वो बेनिफिट क्या है। ऑप्शन ए, डिसएडवांटेज खत्म, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। ऑब्स्टेकल माने बाधा, हिंड्रेंस माने बाधा, एक ही बचा अपॉर्चुनिटी खत्म। मैंने क्या बताया, इफ यू कैच द टोन, अगर आप टोन को पकड़ लेते हो तो आपका कई सारा काम जो है ना वो आसान हो जाता है, ठीक है। अब आपने पैसेज को पढ़ा होगा तो ये आपके सामने क्वेश्चंस और हैं, तो आप वापस से क्या कर सकते हो, देखो ये पैसेज है, ठीक है, इसको पढ़ के आप इसके आंसर्स दे सकते हो। मेरे से गलती होगी, पहले आपको मुझे दिखानी चाहिए थी वाली स्लाइड भी। अब आप जल्दी से आगे पीछे, क्योंकि वीडियो को पॉज करके भी आगे पीछे होती है वीडियो, आपको पता है, ठीक है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के आंसर्स फटाफट से निकाल के कॉपी पे लिख लो, कॉपी पेन निकाल के बैठो, ठीक है। चलो मैं करता हूं इसको। ये समझ में आएगा अपॉर्चुनिटी क्यों आया, क्योंकि यहां पर बेनिफिट्स की बात की जा रही है, तो बेनिफिट्स की बात की जा रही है तो डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेज आपको, एडवांटेज का मतलब आपको पता है लाभ, और डिसएडवांटेज उसका ऑपोजिट है, नेगेटिव वर्ड है। ऑब्स्टेकल माने बाधा, हिंड्रेंस का मतलब बाधा, एक ही बचा अपॉर्चुनिटी, कि कई सारे बेनिफिट्स हैं, इज द अपॉर्चुनिटी, और उनमें से एक बेनिफिट क्या है, इज द अपॉर्चुनिटी, कि हमें क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी टू ट्राई न्यू फूड्स, हमें नए नए जो फूड्स हैं वो ट्राई करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है इन cuisines। आप अलग अलग जगह जाओगे, अलग अलग देशों में जाओगे तो आपको अलग अलग जगह का खाना खाने को मिलेगा, खाना टेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे आप अमेरिका में जाओगे तो वहां के जो लोकल फूड्स है वो आपको खाने को मिलेंगे। चाइना में जाओगे तो भैया मैं प्रीफर करूंगा कुछ मत ही खाना तुम, क्योंकि चाइना में तुम्हें झिंगुर दे देंगे, तुम्हें सांप तल के दे देंगे, तुम्हें मेंढक का सूप पिला देंगे, तुम्हें पता नहीं डायनासोर के अंडे भी खिला देंगे, पता नहीं कहाँ से लाएंगे लेकिन खिला देंगे। तो चाइना में कुछ जाके खाना मत, ठीक है। यू कैन ऑल्सो विजिट फेमस लैंडमार्क्स, जो फेमस लैंडमार्क्स हैं आप वो भी विजिट कर सकते हो, जो विश्व प्रसिद्ध लैंडमार्क्स हैं। अटेंड कल्चरल इवेंट्स, अलग अलग देशों में जो होने वाले कल्चरल इवेंट्स है वो भी आप अटेंड कर सकते हो। एंड मीट पीपल, और लोगों से मिल सकते हो, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर पहलू से, जीवन के अलग अलग जगह से आए हुए, अलग अलग मुकाम से आए हुए, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों से आप मिलते हो, तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, बहुत कुछ सीखते हो आप। वेन ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवल करते हो, इट्स इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट होता है टू, इंपॉर्टेंट, अब देखो इंपॉर्टेंट होता है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होने की बात की जा रही है तो यहां पर भी कुछ ना कुछ अच्छी बात की जा रही होगी, भाई ट्रैवल करने के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है टू डैश। अब बताओ क्या आएगा यहां पर, टू लोकलाइज, टू कॉन्ट्रैक्ट, टू स्टे या लूज। अब देखो यहां पर क्या है, आगे देखो, टू डैश काम, अगर आप काम को लूज कर, अगर आप काम को, काम मतलब क्या होता है, शांति धैर्य है ना काम, अगर आप काम को लूज कर दोगे ट्रैवल करते दौरान तो कैसे काम चलेगा। यहां पर क्या बोला है, ट्रैवल करते दौरान इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश काम, कि काम क्या करना है, काम लूज करना है, यानी कि आपको अपना काम खो देना, आपको क्या करना, लड़ना है, झगड़ना, चिल्लाना नहीं, लूज तो गलत हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने बताया सिकुड़ना होता है, लोकलाइज मैंने आपको बताया किसी भी चीज को लोकल कर देना, तो क्या होगा, स्टे काम। हम किसी को बोलते हैं भैया शांत रहो तो क्या बोलते हैं, प्लीज स्टे काम, बोलते हैं ना, प्लीज स्टे काम, कि भैया क्या रखो, शांति रखो, स्टे काम, तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्टे काम। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे काम एंड फ्लेक्सिबल, बहुत जरूरी होता है काम रहना भैया। अनएक्सपेक्टेड डिलेज, क्योंकि कई बार आपको अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो आपको डिलेज, देरी देखने को मिलेंगी। एंड चेंजेस कैन हैपन, कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए काम रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि डिले देख के आप पगला गए, बौखला गए, चिल्लाने लग गए, चेंजेस देख के आप बौखला गए, पगला गए, चिल्लाने लग गए। सो इट्स हेल्पफुल टू हैव अ बैकअप प्लान, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। एंड बी विलिंग टू अडेप्ट, और आप ऐसे रहो ना कि अपने आप को अडेप्ट कर सको। अडेप्ट का मतलब भैया होता है कि जैसा देश वैसा भेष। आप कहीं गए हो और आप मान लो उस सिचुएशन से वाकिफ नहीं हो, लेकिन आपको पता है कि आप बाहर देश में हो या कहीं दूसरी जगह पर हो, तो अपने आप को अडेप्ट कर लो। अब आपको पता है कि चलो आपको आदत है लग्जरी कार में घूमने की, अब किसी वजह से आपके पास आपकी कार नहीं है, तो क्या आप दूसरे दूसरे मतलब किसी ट्रैवल के मोड से आप क्या मतलब कहीं जाओगे नहीं क्या। अगर आपको बोलूं मतलब रिक्शे में बैठकर आपको कहीं जाना है, तो ऐसा नहीं कि आप नैगिंग करने लगो, नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, मैं तो अपनी लग्जरी कार में जाऊंगा, नहीं, अडेप्ट करो, अपने आप को वैसा बनाओ, अपने आप को ढालो। अनदर इंपॉर्टेंट, देखो यहां पर भी इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट डैश ऑफ ट्रैवल, डैश ऑफ ट्रैवल, एक और ट्रैवल का ना एक और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है वो यहां पर आएगा, ट्रैवल का एक और इंपॉर्टेंट है, तो एक और इंपॉर्टेंट क्या है, पहलू है। कांस्टेंट का मतलब आपको पता है लगातार, लगातार नहीं। एंटायरली का मतलब पूरी तरीके से। डिटेल का मतलब क्या होता है, विवरण। आपको पता है यहां पर क्या आएगा, नाउन आएगा, देखो यहां पर क्या दे रखा है, अनदर इंपॉर्टेंट डैश ऑफ ट्रैवल,
देखो आपको पता है यहां पर क्या आएगा कि नाउन आएगा कि ट्रैवल का इंपॉर्टेंट डैश ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल का डैश है तो यानी कि यहां पर एक नाउन ही तो आएगा, एडजेक्टिव तो नहीं आ सकता। तो ये आपको पता है कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एंटायरली क्या है, पूरी तरीके से क्या है, एडवर्ब है। आपको पता है यहां पर क्या आएगा, एस्पेक्ट आएगा। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू। डिटेल का मतलब तो क्या होता है, विवरण। विवरण नहीं आएगा। यहां पर क्या बोल रहा है कि ट्रैवल का एक और बहुत ही जरूरी क्या है, एस्पेक्ट है, यानी कि एक और बहुत जरूरी पहलू है, इज सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एक पहलू की बात कर रहा है यहां पर कि ट्रैवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इज सस्टेनेबिलिटी। बाय बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर इंपैक्ट, ऑफ योर इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। ये भी जानना जरूरी है आपको, माइंडफुल यानी कि सतर्क रहना है, होशियार रहना है कि आप क्या इंपैक्ट डाल रहे हो एनवायरमेंट पे एंड लोकल कम्युनिटीज पे जहां पर आप गए हो। यू कैन ट्रैवल इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे। तो आप कहीं भी जाओ ट्रैवल करो, लेकिन आप एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह ट्रैवल करो एंड सस्टेनेबल वे। सस्टेनेबल आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, यानी कि सतत विकास की बात की जाती है। मतलब विकास ऐसा करो जिससे आपके साथ साथ आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी, मतलब उनको भी प्रकृति का सुख भोगने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि आप अपने विकास के चक्कर में पूरी प्रकृति की ऐसी की तैसी कर दो ताकि आपके आने वाली पीढ़ी को कुछ मिले ही ना। तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। विद सो मैनी डैश द वर्ल्ड इज योर्स टू एक्सप्लोर। विद सो मैनी डैश, विद सो मैनी वॉट, विद सो मैनी बैरियर्स। बैरियर का मतलब होता है बाधा, है ना, रुकावट। पॉसिबिलिटीज का मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है भाई, संभावना है, ठीक है। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस का मतलब भी वही बाधा। और कंटेमिनेंट्स, कंटेमिनेंट्स का मतलब प्रदूषक, कोई ऐसी चीज जो क्या करे, गंदगी, किसी चीज को दूषित करे, किसी चीज को गंदा करे, उसको बोलते हैं कंटेमिनेंट्स। तो आप बताओ यहां पर बोल रहे हैं विद सो मेनी डैश द वर्ल्ड इज योर्स टू एक्सप्लोर। भाई पूरा संसार तुम्हारा, जाओ एक्सप्लोर करो। विद सो मेनी व्हाट, तो कुछ पॉजिटिव चीज की बात हो रही है ना, बैरियर नहीं है। बहुत सारे बैरियर है, जाओ समाज में घूमो, देश में घूमो। अरे जब बैरियर होंगे तो घूमूंगा कैसे, भाई पढ़कर पता लगाओ। बोल रहा है विद सो मेनी बैरियर्स, अगर आप बैरियर्स लगा देते हो मतलब बहुत सारे बैरियर्स है, जाओ संसार तुम्हारा एक्सप्लोर करो। अरे जब बैरियर है तो कैसे घूमूंगा भाई, तो बैरियर तो नहीं आएगा ना। ऐसे ही अगर मान लो लिमिटेशन है तो कैसे घूमूंगा। कंटेमिनेंट्स की तो खैर बात ही नहीं हो रही, प्रदूषक की तो बात ही नहीं हो रही, एक ही चीज बची, पॉसिबिलिटीज। मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है संसार में, निकलो घूमो जाओ और क्या करो, एक्सप्लोर करो। तो आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आई होगी, ठीक है। ओवरऑल टोन पता किया करो, किस बारे में बात हो रही है वो पता किया करो, पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, बात क्या की जा रही है, कम से कम पढ़ा करो। और चारों ऑप्शंस को जरूर देखा करो, बिना ऑप्शंस को देखे कभी भी आंसर मत निकाला करो जब तक आप चार ऑप्शन को ना देख लो, क्योंकि हो सकता है आपने ए देखा और आपको ए अच्छा लग रहा है और क्या पता बी वाला ज्यादा सूटेबल होगा, ठीक है ना। पढ़ लो इसको जल्दी से, फटाफट से पढ़ो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ, फास्ट। चलो आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा और आपको ओवरऑल पता लग गया होगा कि हाँ किस बारे में बात हो रही है, ठीक है भाई। पढ़ें इसको, देखो। द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज। देखो किस बारे में है, क्लाइमेट चेंज के बारे में है, मेन जो थीम है ना वो क्लाइमेट चेंज है। द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का जो डैश है, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज। यानी कि यहां पर जो, यहां पर जो भी आएगा ना वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज में से एक है। लिख रहा है ना कि इज किसके लिए आ रहा है, इसी ब्लैंक के लिए आ रहा है। भाई ये जो भी है, द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज इज, ये जो इज है ये इसी के लिए आ रहा है ना। तो इसी चीज को क्या बता रहे हैं, ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज। प्रेसिंग इश्यूज का मतलब एक ऐसा मुद्दा जिस पर ध्यान देना जरूरी है, जो कि बहुत आवश्यक है, प्रेसिंग इश्यूज। तो यानी कि जाहिर सी बात है यहां पर कुछ ना कुछ नेगेटिव आ रहा होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव आ रहा होगा। जरा पढ़ो, द एडवांटेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का जो एडवांटेज, जो लाभ है, सोल्यूशन है, पॉजिटिव वर्ड है। चैलेंज, चैलेंज का मतलब हो सकता है क्या, चुनौती। और एस्पेक्ट का मतलब पहलू। तो आपको पता है यहां पर बात हम किसकी कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। और यहां पर जो भी है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो क्या है, बहुत सारे प्रेसिंग इश्यूज में से एक है। तो जाहिर सी बात है यहां पर किसकी बात की जा रही है, चैलेंज की बात की जा रही है कि आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारे क्या है, चैलेंजेस हैं, ठीक है। इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज, कई सारे प्रेसिंग इश्यूज में से, आज संसार में बहुत सारे प्रेसिंग इश्यूज है और उन्हीं में से एक क्या है, चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती है, जो लगातार क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, जो आज पूरा वर्ल्ड जो उसको फेस कर रहा है, ठीक है।
राइजिंग टेम्परेचर्स, देखो भैया टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वेदर आपको पता है अलग अलग, इंडिया में तो खास करके आपको बहुत देखने को मिल रहा होगा कि मतलब बारिश के मौसम में धूप दिख रही है, धूप के मौसम में बारिश दिख रही है, तो मतलब वेदर के जो इवेंट्स हैं वो थोड़े से गड़बड़ा गए हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड मेल्टिंग आइस कैप्स, और जो बड़े बड़े आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, पता है आपको, ये आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द, देखो ये सारी की सारी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मेल्टिंग आइस कैप्स, आर जस्ट, ये सारे के सारे क्या है, अ फ्यू ऑफ द, यानी कि ये जो है ना, ऑफ द, देखो ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं, आपको पता है, ऑफ द, ऑफ दिस, ऑफ दोज, तो जाहिर सी बात है ये जो है किसी नाउन का पार्ट है। अगर ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं तो यहां पर भी जो होगा वो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही होगा। जरा पढ़ो, एडवांसमेंट का मतलब तरक्की, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, परिणाम, ठीक है, इंप्रूवमेंट का मतलब सुधार, और बेनिफिट का मतलब लाभ। जब आप जानते हो कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और हमें खुद बोला है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द, ये तो कुछ ही हैं, अ फ्यू ऑफ द किन में से, इनमें से, मतलब यहां पर जो चीजें हैं ना, ये दोनों तो इनमें से मेरे कुछ हैं, यानी कि यहां पर जो बात होगी वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव बात होगी। तो आप अच्छे से जानते हो कि एडवांसमेंट का मतलब तरक्की, अच्छी बात नहीं हो रही है भाई। एडवांसमेंट्स में से कैसे आप निकाल सकते हो क्लाइमेट चेंज का होना, आइस कैप्स का पिघलना, इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा, बेनिफिट भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि परिणाम, कि भैया बहुत सारे परिणाम है क्लाइमेट चेंज होने के, क्या है, बहुत सारे परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, कि बहुत, देखो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनमें से अ फ्यू, कुछ हैं, ये जो यहां पर दे रखे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड मेल्टिंग आइस कैप्स। क्या आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है? आप ये मत सोचा करो कि ब्लैंक है तो केवल ब्लैंक को देखना उल्लू की तरह, नहीं, आपको ब्लैंक के आगे क्या लिखा है, ब्लैंक के पीछे क्या लिखा है, पैसेज की टोन क्या है, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या आना चाहिए। ऑप्शंस को भी देखना बिल्कुल सावधानी से। तो भैया आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट टू कॉम्बेट दिस, कॉम्बेट का मतलब होता है लड़ना, मुकाबला करना, टू कॉम्बेट दिस, और इससे मुकाबला अगर आपको करना, किससे मुकाबला करना है, क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस से मुकाबला करना है। मैनी कंट्रीज हैव प्लेज्ड, कई सारी कंट्रीज ने प्लेज यानी कि शपथ लिए, कसम खाई है, टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, एमिट का मतलब क्या होता है, निकालना, रिलीज करना, एमिट है ना, एमिट का मतलब क्या होता है, निकालना, रिलीज करना। जैसे कि जानवर जो है अपनी बॉडी से एक अलग तरह की दुर्गंध एमिट करते हैं, या जो फैक्ट्रीज हैं गैसेस को एमिट यानी कि फैक्ट्री से बाहर क्या करती है, रिलीज करती है, तो उसको बोलते हैं एमिट। तो कई सारे देशों ने प्लेज लिया कि वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्या रिड्यूस करेंगे, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ओवरऑल बढ़ती है। बट प्रोग्रेस हैज बीन स्लो, लेकिन वास्तव में जो प्रोग्रेस है इस मामले में वो तो स्लो है, कंट्रीज ने शपथ ली लेकिन जो प्रोग्रेस है वो स्लो है। इन एडिशन, और साथ साथ में, सम पीपल आर स्टिल स्केप्टिकल। आपको पता है स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल। जब आप किसी बात को लेकर क्या रहते हो, डाउट में रहते हो, ठीक है, डाउटफुल। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, डाउटफुल। आर स्टिल स्केप्टिकल ऑफ द, जाहिर सी बात है आप किसी चीज को लेकर डाउट में हो, किस चीज को लेकर, देखो वही बोल रहा है, स्केप्टिकल ऑफ द, तो ऑफ द व्हाट, ऑफ द फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या होता है, कल्पना, डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, धोखा, भ्रम, रियलिटी का मतलब वास्तविकता, और मिथ का मतलब भ्रम। देखो तीनों मिलते जुलते वर्ड दिख रहे हैं आपको, फिक्शन का मतलब भी भ्रम, डिसेप्शन का मतलब भी भ्रम, धोखा, मिथ का मतलब भी क्या होता है, मिथक बात, झूठी बात। जब तीनों एक जैसे हैं तो तीनों में से कोई आंसर नहीं हो सकता, एक सबसे अलग है, रियलिटी यही इसका आंसर है। कितना आसान है चीजों को करना। और वैसे भी भैया आप जब संदेह करते हो तो किसी रियलिटी को लेकर, किसी चीज की रियलिटी को लेकर ही तो संदेह करते हो। भाई जो चीज अपने आप में मिथक है, अपने आप में भ्रम है, आप उसका संदेह कैसे करोगे? भाई संदेह हमेशा उसी चीज का किया जाता है जो क्या हो, अपने आप में रियल हो। समझ में आ रहा है? ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर ऐसे भी कि भाई देखो तीनों ऑप्शन जो है ना एक जैसे ही हैं, तो इन तीनों में से तो कोई आंसर नहीं होगा, मेरा एक ही आंसर होगा, रियलिटी। कि कई सारे जो लोग हैं वो स्केप्टिकल ऑफ द रियलिटी, रियलिटी को लेकर क्या संदेही हैं, ऑफ क्लाइमेट चेंज, और बिलीव, या फिर वो ये मानते हैं दैट इट्स नेचुरल अकरेंस दैट ह्यूमंस कांट डू मच अबाउट। कई लोग तो ये मानते हैं कि भाई ये तो नेचुरल अकरेंस है, प्रकृति की वजह से हो रहा है, इसमें इंसान क्या करे, कोई प्रकृति में ऐसा कुछ इंसान कुछ गड़बड़ तो कर नहीं रहा है। लोग इसको मानते ही नहीं है कि लोगों की गलती की वजह से हो रहा है। अब ठंड के मौसम में देखना, ठंड का मौसम आते ही लोग गली गली क्या करते हैं, लकड़ियां जला के बैठ जाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, टायर जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं। इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज आता है। घरों के अंदर जो एसीज हैं, ठीक है, घरों के अंदर जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो गाड़ियों के इतने सारे, जो इतनी सारी जो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, तो सबकी वजह, इन सब की वजह से तो होता है, और किसकी वजह से होता है, लेकिन लोग क्या है, स्केप्टिकल आज भी रियलिटी से है, कि भैया उनको लगता है कि नहीं ये तो क्या है,
ये क्या है, नेचुरल अकरेंस है, ये तो प्राकृतिक घटनाएं हैं दैट ह्यूमंस कांट डू मच अबाउट, और इंसान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हाउ एवर साइंटिस्ट अग्री, जो साइंटिस्ट है वो अग्री हैं दैट अर्जेंट एक्शन इज नीडेड, कि भैया अर्जेंट एक्शन की आवश्यकता है, तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा टू प्रिवेंट, रोकने के लिए द वर्स्ट इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज के जो बुरे से बुरे इंपैक्ट यानी कि प्रभाव हैं उसको रोकने के लिए हमें तुरंत क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स, और इसमें शामिल है, किसमें शामिल है, इन एक्शंस में, भाई एक्शन लेना पड़ेगा। और इस एक्शन में दिस इंक्लूड्स क्या शामिल है, नॉट ओनली रिड्यूसिंग एमिशंस, कि भैया केवल आप ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस मत करो, बट ऑल्सो, बल्कि साथ साथ अडेप्टिंग टू द चेंजेस, जो बदलाव हो रहे हैं उसके प्रति अडेप्ट करो, अपने आप को अनुकूल करो, अपने आप को ढाल लो, दैट हैव ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी व्हाट, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दैट हैव ऑलरेडी व्हाट, ऑलरेडी रिवर्सिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, एक ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, खत्म, ठीक है। दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड, जो कि ऑलरेडी घट चुकी है, भाई जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, कम से कम उसके प्रति क्या करो, थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट करो, अब तो कम से कम थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट करो, थोड़ा ध्यान दो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, एक ही ऑप्शन था अकर्ड। दिस माइट इन्वॉल्व बिल्डिंग सी वॉल्स, और इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, देखो सी वॉल्स बना सकते हो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइजिंग सी लेवल, ताकि सी का लेवल जब बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए आप क्या बनाओ, सी वॉल्स बनाओ। प्लांटिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, प्लांट्स करो ऐसे ऐसे क्रॉप जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जो मतलब सूखे से बचाए। और डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी लेके आओ जिससे आप क्या कर सको, अपने एटमॉस्फेयर में से कार्बन को रिमूव कर सको, कार्बन बहुत बढ़ गया है। अल्टीमेटली अंत में क्या होगा, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, अगर आप क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर बात करते हो, एड्रेस करते हो इस मुद्दे को, विल रिक्वायर, तो इसमें आपको आवश्यकता होगी अ व्हाट, इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल तो नहीं आएगा, अगर इंडिविजुअल आना होता तो एन होता, लेकिन वहां पर ब्लैंक से पहले क्या है, है, देखो है ना, तो इंडिविजुअल तो नहीं आएगा। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेले, और सेपरेट का मतलब अलग अलग। अब जरा आगे पढ़ो, अ एफर्ट, डैश एफर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल से, देखो कमा का मतलब साथ में जुड़ा गवर्नमेंट से, एंड बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि तीनों मिलकर क्या करेंगे, एफर्ट लेंगे। तो जब ये तीनों मिलकर एफर्ट लेंगे तो आप बताओ क्या सॉलिटरी हो सकता है, सॉलिटरी माने अकेला, सेपरेट मतलब अलग अलग, नहीं, ज्वाइंट, क्योंकि सबको एक साथ लाने की बात की जा रही है। इंडिविजुअल जो लोग हैं, गवर्नमेंट्स हैं, और इसके अलावा कौन है, इसके अलावा बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड, इन सबको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट रूप से एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी है। और एक बच्चे ने एक और क्वेश्चन पूछा था पिछली वीडियो में कि क्या सीरियसली ये जो क्लोज टेस्ट है प्री के अंदर जो सीजल अभी हुआ है उसके अंदर आए हुए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो भैया आप एक काम करो, जाओ अलग अलग आपको टेलीग्राम चैनल्स पे पीडीएफ मिल जाएंगी, और जाकर जरा मैच कर लो। अगर एक भी, मैं कह रहा हूं, अगर एक भी क्लोज टेस्ट मैंने कहीं और से डाला होगा तो आप आके कमेंट में लिखना कि भैया आपने झूठ बोला था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो कि अभी सीजल 2023 के प्री में आए हुए हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आपने इसलिए कहा हो ताकि आपको बहुत ईजी लगाओ, लेकिन मेरे भाई ईजी लगा है क्योंकि मैंने ईजी बनाया है। ये मेरा एफर्ट है कि मैंने तुमको इतना ईजी बता दिया कि अब तुमको कितना भी भयंकर दिखा दूं मैं। जैसे ये बड़ा क्लोज टेस्ट है, देखो ये तो फिर भी चलो छोटा सा था, छोटू सा, ये देखो ये काफी अच्छा, और इससे भी अब भयंकर तुम्हें भी दिखाता हूं, देखो अभी दिखाता हूं तुम्हें, ये देखो दिखा, ये देखो दिखा, ये सब कराने वाला हूं। और देखना ऐसे लड्डू की तरह करा दूंगा, तुम कहोगे सर मजा ही आ गया, मतलब सर आप तो कमाल करते हो। लेकिन खैर छोड़ो, तुमसे कोई कहने का फायदा नहीं, मुझे तुमसे एक ही शिकायत है, अगर तुम वीडियो के इस वाले पार्ट तक आ चुके हो तो मैंने ए टू जेड की पिछली क्लास में बताया था कि जल्दी से जल्दी मुझे चैनल पे ये चाहिए, ये चाहिए मुझे 100 के, ये मैं तुम लोगों से एक तरीके से ना गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं, ठीक है। मुझे 100 के चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, और इस वीडियो पे मुझे कम से कम ये इतने मुझे चाहिए लाइक्स। अब तुम कैसे करोगे मैं नहीं जानता, अगर तुम्हें मेरी वीडियो से फायदा मिलता है, अगर तुम ये समझते हो कि सर बहुत ही अच्छा कंटेंट है और हमें इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है, अगर तुम सच्चे दिल से मुझसे जुड़े हो तो ही करना, वरना मत करना यार, मैं कुछ भी फेक नहीं चाहता। इतने करवाओ, ठीक है, और ये करवाओ जल्दी से जल्दी। मैं नहीं जानता कैसे करवाओगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करो, ये मैं तहे दिल से चाहता हूं तुम लोगों से, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ लो जरा स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से। और देखो अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं ये डिजर्व कर रहा हूं तो ही करवाना, वरना मत करवाना, ठीक है। जाओ, इससे बड़ी बात क्या बोलूं, जल्दी से इसको पढ़ लो और एक बेसिक आइडिया ले लो कि हाँ किस बारे में बात हो रही है, फटाफट से।
पढ़ लिया आप सबने, आई होप पढ़ लिया होगा, बेसिक आइडिया भी आपको लग गया होगा कि हाँ किस बारे में बात हो रही है। चलो भाई पढ़ते हैं इसको, चलो। आई वेंट ऑन डैश ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू, बट आई रोट 2 or 3 novels without feeling that I had made dash progress। देखो, आई वेंट ऑन, बोलते हैं ना गो ऑन, गो ऑन का मतलब किसी भी चीज को जारी रखने के लिए बोलते हैं ना गो ऑन, यानी कि जारी रखो, कंटिन्यू रखो। तो आई वेंट ऑन, मैंने जारी रखा, डैश ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू, ये ढूंढता रहा मैं कि हाउ टू की कैसे करूं। भाई कोई व्यक्ति है जो अपने बारे में बता रहा है कि मैंने जारी रखा डैश ट्राइंग टू फाइंड आउट, ये ढूंढने के लिए कि हाउ टू की कैसे करूं किसी काम को। अब वो काम क्या आ गया, आप पढ़ोगे, देखो अब काम क्या है, लिखने का। क्या लिखने का, नॉवेल्स लिखने का। कि मतलब मैंने जारी रखा डैश ट्राइंग टू फाइंड आउट, मतलब मैं ट्राई करता रहा टू फाइंड आउट, ये ढूंढने का कि हाउ टू की कैसे लिखूं। अब देखो स्टेडली का मतलब क्या होता है, स्टेडली का मतलब होता है नियमित गति से। स्टेडली का मतलब क्या होता है, नियमित गति से, ठीक है, मतलब लगातार, मतलब बिना रुके लगातार नियमित गति से, रुकना नहीं है, पॉज नहीं लेना, ठीक है। एम्बिग्युअस का मतलब क्या होता है, एम्बिग्युअस का मतलब होता है संदिग्ध, एम्बिग्युअस संदिग्ध, ठीक है भाई। प्लेफुली का मतलब क्या होता है, प्लेफुली का मतलब बताओ, प्लेफुली का मतलब होता है ऐसी खेल कूद के रूप में, मजाकिया रूप में, ठीक है भाई। और प्लॉजिबली का मतलब क्या होता है, प्लॉजिबली का मतलब क्या होता है कि किसी ऐसे तरीके से किसी काम को करना जो रीजनेबल लगे। प्लॉजिबली का मतलब क्या होता है, स्वीकार्य रूप से करना, मतलब इस रूप से कि आपको वो काम क्या लगे, प्लॉजिबल लगे। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, रीजनेबल, तार्किक लगे, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल उल्टा सीधा बोला गया। तो देखो यहाँ पर आप खुद ही बोल रहे हो कि सर कुछ काम को जारी रखने की बात हो रही है, लगातार करने की बात हो रही है, तो सर लगातार करने के लिए तो क्या बोलते हैं, स्टेडीली बोलते हैं ना सर, कि मैंने किसी काम को नियमित गति से जारी रखा। ना ये मैच कर रहा है यहाँ पर, ना प्लेफुली मैच कर रहा है, ना प्लॉजिबली मैच कर रहा है। मैंने देखो खुद ही बोला वेंट ऑन, मैंने काम को जारी रखा है, तो जारी रखा कैसे, स्टेडीली, यानी कि नियमित गति से मैंने जारी रखा स्टडीली। ट्राइंग टू, ये ढूंढता रहा फाइंड आउट हाउ टू, कि कैसे करूं। बट लेकिन आई रोट 2 or 3 नॉवेल्स, लेकिन मैंने 2-3 नॉवेल्स लिख दिए विदाउट फीलिंग, बिना बिना फील किए दैट की आई हैड मेड डैश प्रोग्रेस, आई हैड मेड बेयरली। देखो बेयरली अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अगर बेयरली आता तो यहां पर क्या आता है, बेयरली एनी प्रोग्रेस। एनी आना चाहिए था क्योंकि बेयरली नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव को दिखाने के लिए एनी आप लगाओगे कि आई हैड मेड बेयरली एनी प्रोग्रेस, तो बेयरली नहीं आएगा। मच प्रोग्रेस आ सकता है, ठीक है। नो सूनर तो नहीं आएगा भाई, आपको पता है यहाँ पर प्रोग्रेस से पहले आपको एक क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए ना, आपको एक क्या चाहिए आपको, क्योंकि प्रोग्रेस क्या है, नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए आपको। तो नो सूनर तो नहीं है एडजेक्टिव, ठीक है। नो सूनर के साथ देन का पेयर लगाते हैं, वैसे भी आपको पता है, नो सूनर और आगे क्या लगाते हैं, देन का पेयर लगाते हैं, ठीक है। और सो भी आपको पता है, सो भी एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है भाई, एडवर्ब है ये। अब आप मुझे बताओ, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, देखो बेयरली भी नहीं आएगा, मैंने बताया, नो सूनर भी नहीं आएगा, सो भी नहीं आएगा, ये आपने अंदाजा लगा लिया होगा, मच आएगा, कि मच प्रोग्रेस, आई हैड मेड मच प्रोग्रेस, मतलब मुझे इस बात की फीलिंग भी नहीं थी दैट आई हैड मेड मच प्रोग्रेस, कि मैंने काफी प्रोग्रेस कर ली है। इट वॉज नॉट अंटिल आई रोट इथेन फ्रोम, जब तक मैंने इथेन फ्रोम नाम का कोई नोवेल है वो नहीं लिखा, दैट आई सडनली फेल्ट, और तब मुझे अचानक फील हुआ, द आर्टिसंस फुल डैश ऑफ इंप्लीमेंट्स, द आर्टिसंस फुल डैश ऑफ हिज इंप्लीमेंट्स। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब क्या होता है, सख्त होता है ना। डिसेंट का मतलब क्या होता है, असहमति। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबल यानी कि स्थिर, स्थिरता, ठीक है। रिजिड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया, सख्त, कठोर, रिजिडिटी, ठीक है भाई। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, सख्त या कठोर। और डिसेंट का मतलब क्या होता है, असहमति, डिसएग्रीमेंट। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता। ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, दैट आई सडनली फेल्ट, मुझे अचानक फील हुआ दैट द आर्टिजन्स फुल डैश ऑफ हिज इंप्लीमेंट्स। तो क्या आएगा यहाँ पर, इंप्लीमेंट्स की बात हो रही है। इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जारी करना, लेकिन यहाँ पर इंप्लीमेंट्स की बात हो रही है। भाई इंप्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, किसी चीज को जारी करना। पता है आपको कि नहीं पता है, बताओ जल्दी से। इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जारी करना, लागू करना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंप्लीमेंट्स की, तो इंप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, वही किसी योजना को व्यवहार में लाना, कार्यान्वित करना, समझ में आ रहा है।
और इम्प्लीमेंट्स बेसिकली एक नाउन का भी काम कर सकता है ना, क्योंकि नाउन को आप प्लूरल बनाते हो, ये आपको पता है, नाउन मैसेज लगाते हो, ठीक है। तो दैट आई सडनली फेल्ट द आर्टिसंस फुल डैश ऑफ हिज इंप्लीमेंट्स, तो यहां पर क्या आएगा, फुल कंट्रोल आना चाहिए, फुल कंट्रोल, पूरा नियंत्रण, कि नहीं आना चाहिए। ऑप्शंस देखो जरा क्या क्या है। सेलेक्ट रिजिडिटी, भाई इंप्लीमेंट्स को लेकर सख्त होगा, नहीं होगा। असहमति होगी किसी प्रकार की, नहीं होगी। स्थिरता की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पर कंट्रोल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है। इट वॉज नॉट अंटिल आई रोट एथेन फ्रॉम दैट आई सडनली फेल्ट दैट द आर्टिजन्स फुल कंट्रोल ऑफ हिज इंप्लीमेंट्स व्हेन इथेन फ्रॉम फर्स्ट अपीयर्ड, जब पहली बार इथेन फ्रॉम अपीयर हुआ, आई वॉज डैश क्रिटिसाइज्ड, आई वॉज डैश क्रिटिसाइज्ड। देखो क्रिटिसाइज्ड क्या है, एडजेक्टिव है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कह सकते हो। और आपको पता है वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लगाते हैं। तो बताओ, आई वॉज सेलेक्टिवली क्रिटिसाइज्ड, सेलेक्टिवली का मतलब चूजी रूप से, सेलेक्ट करते हुए। लेजिबली का मतलब आपको पता है, लेजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको पढ़ सके। सेवियरली का मतलब बुरी तरीके से, और इंटेलिजिबली का मतलब क्या होता है, सोच समझकर। वो आप, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि अगर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो बुरी तरीके से किया जाएगा, तो सेवियरली। आई वॉज सेवियरली क्रिटिसाइज्ड, कि मुझे बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था बाय द व्यूअर्स फॉर व्हाट वाज कंसिडर्ड द क्लमजी स्ट्रक्चर ऑफ द टेल। आई हैड पॉन्डर्ड लॉन्ग ऑन दिस स्ट्रक्चर, मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, सोचना। हैड फेल्ट, हैड फेल्ट, कहां थे हम लोग, अभी रुको आधा घंटा नीतीश, चलो देखो, हाँ कहां पे थे हम लोग। I had pondered long on this structure, had felt its peculiar difficulties and possible awkwardness, but could think of no dash which would serve as well in the given case. ठीक है, of no dash, तो यहां पर क्या आएगा बताओ भाई, of no। देखो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, एडजुडिकेशन, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव और अडल्टरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ एडजुडिकेशन का क्या मतलब होता है मेरे भाई। एजुकेशन का मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग, यानी कि आप कह सकते हो अ फॉर्मल जजमेंट ऑन अ डिस्प्यूटेड मैटर, कह सकते हो, क्या बोल सकते हो, अ फॉर्मल जजमेंट ऑन अ डिस्प्यूटेड मैटर, कि किसी भी विवाद वाले मुद्दे पर जो एक फॉर्मल जजमेंट दिया जाता है उसको बोलते हैं एजुडिकेशन। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट आपको पता है एक वर्ब है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट एक एडजेक्टिव भी है बेसिकली, और एक वर्ब भी है, ठीक है। ऑल्टरनेट का, जब ऑल्टरनेट एक एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, फिर एक छोड़कर एक। जैसे बोलते हैं ना कि ऑल्टरनेट डेज पे आता है वो, कि वो हफ्ते के ऑल्टरनेट डेज पे आता है, मतलब मंडे को आता है तो ट्यूसडे को नहीं आता, फिर वेंसडे को आता है तो थर्सडे को नहीं आता, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट, मतलब एक छोड़कर एक। और ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, ऑप्शन या चॉइस, कह सकते हो ऑप्शन या चॉइस। ठीक है भाई, ऑल्टरनेटिव आया समझ में। ऑल्टरनेटिव एक एडजेक्टिव भी और एक नाउन भी। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, ऑप्शन या चॉइस, और अडल्टरेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट। अब देखो यहां पर बताओ मुझे, ठीक है, पढ़ो जरा, यहां से पढ़ो। आई वॉज सेवरली क्रिटिसाइज्ड, मुझे बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था बाय द व्यूअर्स, जो व्यूअर्स थे मेरे, फॉर व्हाट वाज कंसिडर्ड द क्लमजी स्ट्रक्चर ऑफ द टेल, कि जो मैंने कहानी लिखी थी ना उसका स्ट्रक्चर बड़ा क्लमजी सा था, तो इसलिए लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया। आई हैड पॉन्डर्ड लॉन्ग ऑन द स्ट्रक्चर, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत देर तक, मतलब बहुत समय तक पॉन्डर किया, विचार किया। हैड फेल्ट इट्स पेक्यूलियर डिफिकल्टीज, तो इसकी जो कुछ डिफिकल्टीज थी मैंने वो क्या किया, महसूस किया। एंड पॉसिबल ऑकवर्डनेस, और थोड़ी सी जो इसके अंदर ऑकवर्डनेस थी वो भी मैंने महसूस किया। बट लेकिन कुड थिंक ऑफ नो, मेरे को पता था कि थोड़ी सी डिफिकल्टीज है मेरे टेल के अंदर, थोड़ी ऑकवर्डनेस भी है, बट लेकिन कुड थिंक ऑफ नो, लेकिन मैं नहीं सोच पा रहा था ऑफ नो डैश। आपको पता है नो के बाद एक नाउन आएगा, और नाउन आपको मैंने बताया भी, नाउन ये देखो, आपको पता है, देखो किसकी बात हो रही है, बट कुड थिंक ऑफ नो डैश विच वुड सर्व, मैं किसी ऐसे के बारे में नहीं सोच सका विच वुड सर्व एज वेल इन द गिवन केस, की मतलब इस दिए हुए केस के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल फिट बैठ सके। आपको पता है नो के बाद एक नाउन आएगा, आपको पता है एडजुडिकेशन की यहां पर बात नहीं हो रही है, हालांकि एडजुडिकेशन भी एक नाउन है, लेकिन इसकी तो देखो बिल्कुल ही अलग है, इसकी तो मीनिंग ये जा रही है। ऑल्टरनेट आपको मैंने क्या बताया, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट अपने आप में एक क्या है, एडजेक्टिव है, और एक क्या है, वर्ब है, ठीक है। और मैंने आपको बताया जो ऑल्टरनेटिव है ये अपने आप में एक एडजेक्टिव और एक नाउन भी है कि नहीं है। ऑल्टरेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, नाउन है, लेकिन आपको पता है क्या है ये आपको पता है मिलावट है, तो ये तो यहाँ पर मैच ही नहीं कर रहा, तो एक ही नाउन बचा ऑल्टरनेटिव,
यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी मीनिंग देखो मैच नहीं कर रही है हमारे क्लोज टेस्ट से, और ये आपको पता है वर्ब और एडजेक्टिव है, जबकि मुझे पता है क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो नाउन एक ही बचता है हमारे पास ऑल्टरनेटिव, क्योंकि देखो मैच करो अब आप, बट कुड थिंक ऑफ नो ऑल्टरनेटिव, कि मैं कोई ऑल्टरनेटिव यानी कि विकल्प नहीं सोच पाया इसकी जगह पर, विच वुड, भाई जो स्ट्रक्चर से लोगों को प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि हाँ ऑकवर्डनेस है उसके अंदर, लेकिन मैं इसकी जगह पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं सोच पाया विच वुड सर्व एज वेल इन द गिवन केस, एंड दो आई एम फार थिंकिंग एथन फ्रॉम इज माई बेस्ट नोवेल, और मुझे लगता है कि भाई मेरी बेस्ट नोवेल है ये, ठीक है, समझ में आया। पढ़ लो जल्दी से फटाफट से इसको, और एक बेसिक आइडिया ले लो कि किस बारे में बात हो रही है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। आप मुझे क्या करोगे, इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे इसके सारे के सारे जो आंसर्स है वो बताओगे, और पक्का आई प्रॉमिस कि मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कमेंट में उनके आंसर्स दूंगा कि आपके कितने ठीक है कितने गलत है। चलो ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब मैं हर क्लास में आपको एक ना एक होमवर्क दिया करूंगा ताकि आप क्लास के बाद आराम से बैठ के कर सको, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब ये रहा इसका देखो पहला क्वेश्चन तो ये रहा, दिख रहा है आपको, ये रहे इसके बाकी के 4 क्वेश्चंस, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और इस वीडियो के कमेंट में आपको मुझे इसके सारे के सारे आंसर्स बताने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए आपको होमवर्क दिया क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कर लोगे, मुझे काफी अच्छा लगा, लिटरली बता रहा हूं मैं। अगली क्लास में मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये सॉल्व करना है और आपको मुझे सारे के सारे जो है आंसर्स बताने हैं। और अब आप इसको पढ़ो फटाफट से, जल्दी से, और जल्दी से पढ़कर पता लगाओ कि किस बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, बेसिक आइडिया क्या है पता करो जल्दी से। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलो देखो क्या है, सोशल मीडिया कैन हैव डैश इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ विद स्टडीज सजेस्टिंग दैट एक्सेसिव यूज। देखो हमारे मेंटल हेल्थ पे सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ सकता है, तो जाहिर सी बात है अगर मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ने की बात की जा रही है तो बच्चा बच्चा आइडिया लगा सकता है कि कुछ नेगेटिव प्रभाव की बात हो रही है। तो डिजायरस, डिजायरस का मतलब जिसकी हमें इच्छा होती है, इच्छुक इफेक्ट डालेगा या पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। डेलीरियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा हैप्पी। डेलीरियस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी, तो अच्छी बात नहीं कर रही है, बुरी बात कर रही है। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, खतरनाक। देखो मैंने पहली कहा था, मैंने पहली क्लास में समझा रखा कि आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अभी छोटे मोटे वर्ड्स की भी आपको मीनिंग नहीं पता कि डिजायरस का क्या मतलब है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, डेट्रीमेंटल का क्या मतलब है, डेलीरियस का क्या मतलब है, और आप कहते हो कि सर हमसे तो क्लोज टेस्ट सॉल्व नहीं होता, क्या मजाक है, हैं? अगर बिना वोकैब को याद किए सबसे क्लोज टेस्ट सॉल्व होने लग जाए तो जो 25-30 लाख बच्चे फार्म भर रहे हैं सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा भाई, हैं? सबका हो जाएगा सिलेक्शन। भाई फॉर्म भरने वाले कितने लोग हैं, 25-30 लाख होते हैं कि नहीं होते हैं, और एग्जाम देने वाले मान लो 14-15 लाख, तो 14-15 लाख बच्चे क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं, उनमें से 6,000-7,000 क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो क्या याद करने पे ध्यान दो, तो आपको पता है यहाँ पर क्या जाएगा, डेट्रीमेंटल इफेक्ट, यानी कि भैया खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। और मेंटल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ पे सोशल मीडिया जो है ना बहुत ही खतरनाक प्रभाव डालता है। पता कैसे डालता है? देखो सपोज करो, छोटी सी बात, 2 मिनट की बात है, सुनो ध्यान से। आप आजकल का एक दौर चल रहा है कि आजकल क्या है ना, किसी भी ऐसे वैसे इंसान को सबसे पहली बात है कि आप अपना आइडल मान लेते हो, ठीक है। आप उसको अपना इन्फ्लुएंसर मान लेते हो, और उसकी लाइफस्टाइल को देखकर आप उसकी लाइफस्टाइल में घुसने की कोशिश करते हो, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हो। तो सबसे बड़ा बर्बादी का रास्ता यही है मेरे भाई। सबसे बड़ा बर्बादी का रास्ता दूसरा एक है कंपैरिजन, कि आप सोशल मीडिया को देखकर अपने आप को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करना शुरू कर देते हो, यार इसकी क्या मस्त लाइफ है, यार कितना बढ़िया, यार इसके पास ये उसके पास वो, मेरे पास तो कुछ नहीं। और ये चीज आपको अंदर अंदर से खोखला कर रही होती है, आपके कॉन्फिडेंस को आपसे छीन रही होती है। और किसी भी छपरी को आप अपना आइडल मान लेते हो, आप बोल देते हो कि यार ये तो मेरा आइडल है, मतलब यार मतलब ये कर दिया इसने, तो वो कर दिया, सिस्टम हैंग कर दिया, वो कर दिया। समझ रहे हो मैं कहने का क्या मतलब है मेरा? तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आप फालतू की चीजों में, बिग बॉस जैसी चीजों में, रोडीज जैसी चीजों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और फिर आप बैठकर रो रहे हो कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा। क्या आपको लगता है रतन टाटा जब यंग एज में होंगे तो वो ये चीजें करते होंगे, वो किसी छपरी को अपना आइडल मानते होंगे, या वो ये फालतू के शोज देखने का उनके पास टाइम होगा? या किसी भी महान इंसान का आप एग्जाम्पल ले लो, किसी भी महान इंसान का जो आज तक जितने भी मतलब ग्रेट, जितनी भी पर्सनैलिटीज हुई है, मैं केवल पैसे के मामले में ग्रेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉलेज के मामले में भी ग्रेट लोगों की बात कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि वो इन चीजों पर अपना टाइम वेस्ट करते होंगे? नहीं करते हैं।
तो सोशल मीडिया आपको अंदर से खोखला कर रही है, आपको कमजोर कर रही है, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं अभी। चलो, तो सोशल मीडिया कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ पे, विद स्टडीज सजेस्टिंग, कई सारी स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर अध्ययन हुआ है, सजेस्टिंग, जिसने सजेस्ट किया है दैट की एक्सेसिव यूज, कि अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो सोशल मीडिया, कैन लीड टू, तो वो आपको ले जा सकती है, किस तरफ ले जा सकती है, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, आपको भैया एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, एंजाइटी, आप घबराना शुरू कर दोगे, परेशान होना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप कंपेयर करोगे अपने आप को, आप फालतू फंड की चीजें देखोगे, आप बेकार चीजें देखोगे, अश्लील चीजें भी देखोगे, गाली गलौज देखोगे, लड़ाई झगड़ा देखोगे, तो आपके मन के अंदर सिर्फ एंजाइटी पैदा होगी। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है वो पढ़ा करो, सोशल मीडिया मत यूज किया करो, आपको डिप्रेशन होने लग जाएगा भैया, तनाव रहने लग जाएगा, ध्यान रखना, एंड लोनलीनेस, और आपको अकेला अकेला फील होने लग जाएगा। टू कॉम्बेट दीज नेगेटिव इफेक्ट्स, और इन नेगेटिव इफेक्ट से कॉम्बेट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, एक्सपर्ट्स रेकमेंड, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो रेकमेंड करते हैं सेटिंग डैश फॉर सोशल मीडिया यूज, कि भाई सोशल मीडिया के यूज के लिए ना डैश सेट करो। क्या सेट करो? प्रिंसिपल सेट करो। प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत, सिद्धांत थोड़ी बनाओगे सोशल मीडिया को यूज करने के लिए, क्या सिद्धांत बनाओगे? सिद्धांत नहीं बनाओगे, गोल बनाओगे, लक्ष्य बनाओगे, या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब पैमाना बनाओगे, या रूल्स बनाओगे, रूल सेट करोगे, तो आपको कैसे रूल सेट करेंगे भाई? सोशल मीडिया को यूज करने के लिए क्या सेट करोगे? रूल सेट करोगे ना, कि कितना यूज करना, कितना नहीं करना, इसी को तो बोलते हैं नियम। भाई स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की क्वालिटी का एक पैमाना, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। गोल का मतलब आपको पता क्या होता है? लक्ष्य है, तो ना लक्ष्य आएगा, ना पैमाना आएगा, और ना सिद्धांत आएगा। आप क्या करो? रूल सेट करो फॉर सोशल मीडिया यूज। अदर स्ट्रेटेजीज इंक्लूड, और जो बाकी की स्ट्रेटेजीज है उसमें क्या शामिल है भाई? एक स्ट्रेटेजी तो ये हो गई कि आप रूल्स बनाओ, और अदर स्ट्रेटेजीज, जो दूसरी स्ट्रेटेजीज है, इंक्लूड, उसमें क्या शामिल है? इंटरेस्टिंग, कोऑपरेटिंग, इन्वॉल्विंग, या इंटरैक्टिंग। तो देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, डैश विद फ्रेंड्स, कि आप फ्रेंड्स के साथ डैश करो, तो फ्रेंड्स के साथ क्या करो? इंटरेस्ट करो। भाई इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? अगर आपने पढ़ा हो, अगर आप पढ़ते हो, तो इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है टू मेक समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, मतलब दायित्व सौंपना। मतलब सोशल मीडिया का जो खतरनाक प्रभाव है, उससे निपटने का एक तरीका यह कि अपने दोस्त को क्या करो? जिम्मेदारी सौंप दो, दायित्व सौंप दो। नहीं, अपने दोस्त को कोऑपरेट करो। भाई किस चीज में कोऑपरेट करोगे? अपने दोस्त को इन्वॉल्व करो। किस चीज में इन्वॉल्व करोगे? अपने दोस्तों से इंटरैक्ट करो, अपने दोस्तों से बातचीत करो। सोशल मीडिया में मत घुसे रहो, जाओ दोस्तों से बात करो, उनके साथ बाहर घूम फिर के आओ, इंटरेक्ट करो। लिखा है ना, इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, फैमिली से इंटरेक्ट करो इन पर्सन, फेस टू फेस जाकर। एंगेजिंग इन हॉबीज, हॉबीज आपकी होनी चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी करो। एंड सीकिंग प्रोफेशनल, और क्या करो? प्रोफेशनल डैश करो। प्रोफेशनल क्या करो? प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन लो, या प्रोफेशनल कंसर्न करो, या प्रोफेशनल गाइडेंस लो। बच्चा बच्चा पढ़ के बता सकता है, प्रोफेशनल गाइडेंस लो। प्रोफेशनल गाइडेंस लो अगर आपको गाइडेंस की आवश्यकता है। प्रोफेशनल क्या एडजेक्टिव है, और गाइडेंस क्या है? नाउन है। अब आप कहोगे सर एडवाइस भी तो हो सकता है, एडवाइस का मतलब सलाह, कि प्रोफेशनल सलाह लो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर वो ये होता तो मैं कह सकता था। एडवाइस एक नाउन है, मुझे पता नाउन आएगा ब्लैंक में, क्योंकि नाउन से पहले क्या एडजेक्टिव है। एडवाइस अपने आप में एक वर्ब है, तो वर्ब तो नहीं आएगा ना। प्रोफेशनल एडवाइस हो सकता था, या फिर प्रोफेशनल गाइडेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। कंसर्न का मतलब क्या होता है? चिंता, तो प्रोफेशनल चिंता लो, या प्रोफेशनल जानकारी लो। जानकारी प्रोफेशनल कैसी होती है भाई? जानकारी तो जानकारी होती है, प्रोफेशनल गाइडेंस होता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल गाइडेंस लो इफ नेसेसरी, अगर जरूरी लगे। एज सच इट्स इंपॉर्टेंट टू बी डैश ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी डैश ऑफ, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी डैश ऑफ, इंपॉर्टेंट है क्या? पहले ब्लैंक के बाद पढ़ो क्या लिखा है, डैश ऑफ। स्केप्टिकल, संदेही होना जरूरी है। कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट का मतलब क्या होता है? जानकार। इनडिफरेंट का मतलब अनजान, और इग्नोरेंट का मतलब भी वही अनजान। तो देखो दोनों अनजान अनजान वाले हैं, ठीक है। स्केप्टिकल का मतलब संदेही, तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो मैं डायरेक्ट भी आंसर कॉग्निजेंट लगा सकता था, जानकार, फिर भी पढ़ लो। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी डैश ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। आपको इसके जो पोटेंशियल ड्रॉबैक्स हैं, इसकी जो कमजोरियां हैं, वो जानना जरूरी है। तो आप उससे क्या करोगे? अनजान बनोगे। भाई इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, आप उससे अनजान बने रहोगे क्या? आप कहोगे नहीं सर अनजान थोड़ी बनेंगे, हमें पता होना चाहिए इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो सर पता होने के लिए कॉग्निजेंट लगाते हैं ना। कॉग्निजेंट का मतलब जानकार, कि आपको जानकार रहना पड़ेगा, आपको संदेह नहीं करना कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, इसकी क्या क्या खामियां हैं, उसके प्रति संदेह नहीं करना, बल्कि उसको समझना है कि इसकी ये खामियां हैं, तो आपको जानकार बनना है कि क्या क्या खामियां हैं। इनडिफरेंट का मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और इग्नोरेंट का मतलब अनजान किसी चीज से। तो आपको पता है कि वर्ड बचता है, वो क्या बचता है? कॉग्निजेंट ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक्स एंड टेक स्टेप्स, और आप कदम उठाओ टू यूज इट इन अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड वे। भाई सोशल मीडिया अच्छे रूप में भी यूज किया जा सकता है, बैलेंस्ड तरीके से भी यूज किया जा सकता है, तो अच्छे तरीके से यूज करो, उसमें कोई खराबी नहीं है, बुरी तरीके से यूज मत करो,
ठीक है, चलो इसको पढ़ो जल्दी से, इसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, आप इसको पढ़ लो स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है, मुझे भी थोड़ा बोलने से आराम मिलेगा, जल्दी से पढ़ लो फटाफट से। आप लोगों को पता होगा कि आर प्रगनंदा जो है वो जो फाइट का वर्ल्ड कप हुआ है 2023 वाला चेस कंपटीशन, उसमें उन्होंने सेकंड प्लेस जो है वो उन्होंने मतलब स्पॉट किया है, सेकंड प्लेस। जो वर्ल्ड के चैंपियन है मैग्नस शायद उनका नाम है कुछ, मतलब उनसे इनका मुकाबला था, और शायद 18 साल के हैं ये जो आर प्रगनंदन है, 18 साल के हैं, यंग है बिल्कुल, और इतने बड़े मुकाम तक पहुंचना। और आपको पता है पिछले लगभग 20 सालों में ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि इस फाइनल में पहुंचे हैं, फाइट के फाइनल में पहुंच पाए। तो कितनी बड़ी मतलब कितना बड़ा हमारे लिए प्राउड वाला बात है ये कि मतलब एक 18 साल का लड़का और इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो इतने दिमागदार लोग बैठे होते हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे होते हैं, उनके बीच में सेकंड प्लेस लाना पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप सच में किसी को आइडल मानना चाहते हो, अगर आप किसी से इंस्पिरेशन लेना चाहते हो तो इन लोगों से लिया करो। किसी भी अरे गहरे को छपरी को मत मानो को अपना इंस्पिरेशन भाई, थोड़ा सोच समझ के चीजों को किया करो यार। तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो, है ना। चलो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इट्स इन टुडेज वर्ल्ड, आज के संसार में, आज की दुनिया, देखो पढ़कर जितना बड़ा लग रहा है ना ये, उतना ही आसान है भी, देखना कैसे चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे अपन इसको। इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, हैंडलिंग मनी एंड मेकिंग परचेजेस, कि मनी को हैंडल करना और खरीदारी करना, एंड सेल्स और बिक्री करना, कम नेचुरली टू अस, मतलब ये नेचुरल है हमारे लिए, मनी पैसे को संभालना, खरीदारी करना, बिक्री करना नेचुरल है। हाउएवर प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ करेंसी, लेकिन देखो आज के दौर में तो हमारे पास अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है, लेकिन जब करेंसी नहीं थी, करेंसी के डेवलपमेंट से पहले की बात हो रही है, करेंसी के डेवलपमेंट से पहले की बात हो रही है, तो जो लोग थे करेंसी के डेवलपमेंट से पहले, जो लोग थे, पीपल डैश इन अ वैरायटी ऑफ वेज, लोग जो थे ना अलग अलग तरीकों से डैश करते थे। तो डैश मतलब क्या करते थे, ऑपरेट करते थे। भाई अगर ऑपरेट होता तो जिस चीज को ऑपरेट करते वो भी दिया जाता, लेकिन यहां पर तो नहीं दे रखा, सीधा लिखा ऑपरेटेड इन, तो सीधा ऑपरेट, तो भाई ऑपरेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को संचालित करना, तो उसके आगे दिया होता कि ऑपरेट व्हाट। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार करना, आपको पता है, खरीद बिक्री करना। एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है, विज्ञापन करना, ठीक है। और मार्केटेड, मार्केटेड का मतलब क्या होता है, भाई मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार। और मार्केटेड का मतलब बाजारीकरण करना, बाजारीकृत करना। आपको पता है ऊपर आपने क्या पढ़ा कि लोग जो है परचेज करते हैं और क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो जब भी परचेज और सेल की बात होती है तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ट्रेड बनता है, ठीक है। तो आज के जमाने में लोग यानी कि ट्रेड से क्या है, वाकिफ है, लोगों को ट्रेड जो है ना नेचुरली आता है, कोई सोचने समझने की क्षमता जरूरी इसके लिए नहीं है। लेकिन जब करेंसी नहीं थी तो उससे पहले जो लोग थे वो ट्रेड करते थे, तो ट्रेड की ही बात हो रही है ना ओवरऑल। तो पीपल ट्रेडेड, लोग जो थे ट्रेड करते थे इन वेरियस, इन वेराइटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीकों से लोग ट्रेड किया करते थे। जैसे देखो क्या लिखा है, द बार्टर ट्रेड, देखो आगे ट्रेड के बारे में बता भी रखा है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप पढ़ा करो ब्लैंक के बाद। देखो यहां पर क्या है कि लोग अलग अलग तरीकों से करते थे, डैश करते थे, तो क्या करते थे, अब ब्लैंक में अगर आपको नहीं पता लग पाता तो आगे पढ़ते। द बार्टर ट्रेड वॉज द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल, कि जो बार्टर ट्रेड है ना उन सब में से, वॉज द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल, उन सब में से सबसे सिंपल। तो किन सब में से, इन्हीं सब में से जिनकी यहां पर बात हो रही है कि लोग अलग अलग तरीकों से डैश किया करते थे, और इन्हीं डैश में से जो ये बार्टर ट्रेड है ये क्या था, सबसे आसान। तो जाहिर सी बात है बार्टर अगर ट्रेड है और ये कई सारे ग्रुप्स, देखो कह रहे ना ऑफ देम ऑल, अगर ये कई सारी चीजों में से एक है तो वो कई सारी चीजें भी अपने आप में क्या होंगी, व्यापार ही होंगी ना, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रेडेड, अब कंफर्म हो गया। और सबसे आसान क्या था, बार्टर। तो आपको पता है बार्टर का मतलब क्या होता है, बार्टर को बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे मान के चलो मैं किसान हूं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा ना गेहूं है,
ठीक है, और मेरे को एक शूज की आवश्यकता है। तो पहले के जमाने में क्या होता था, जब करेंसी नहीं थी, अब मान लो मेरे को शूज चाहिए, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं किसी ऐसे, मतलब जो मोची है जो शूज बनाते हैं, पहले मैं किसी ऐसे मोची को ढूंढूंगा जिसके पास शूज हो एक्स्ट्रा मुझे देने के लिए, जो शूज बेचने का इच्छुक भी हो, और जिसको उसके बदले में गेहूं चाहिए हो, क्योंकि मेरे पास करेंसी तो है नहीं और मेरे पास देने के लिए केवल गेहूं है। अब मान के चलो मैं मार्केट में गया तो मुझे एक मोची मिला जिसके पास जूते हैं एक्स्ट्रा, वो बेचना चाहता भी है, लेकिन ना उसको बदले में गेहूं नहीं चाहिए। तो आप बताओ क्या उससे मेरा व्यापार हो पाएगा, ट्रेड हो पाएगा? तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं हो पाएगा। यानी कि मुझे ऐसा मोची ढूंढना है जिसको जूते बेचने भी हो और जिसको बदले में गेहूं चाहिए भी हो। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती थी वस्तु विनिमय के अंदर। तो इसी की बात हो रही है। द बार्टर ट्रेड वॉज द सिंपलेस्ट दम ऑल। पीपल वुड ट्रेड द थिंग दे ओन्ड। पीपल क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे उन चीजों का, द थिंग्स, उन चीजों का ट्रेड किया करते थे, खरीद बिक्री करते थे, दे ओन्ड, जो उनके पास होती थी, फॉर द थिंग्स, और उन चीजों के लिए करते थे, दे वांटेड, जो उनको चाहिए होती थी, इन दिस काइंड ऑफ, समझ रहे हो, मतलब उन चीजों को वो बेचते थे जो उनके पास होती थी, और किस चीज के लिए बेचते थे, जो उनको चाहिए होता था। जैसे मैंने बताया ना, मैं किसान हूं तो मेरे पास गेहूं है, तो मेरे पास गेहूं है तो मैं गेहूं को ट्रेड करूंगा, और किस चीज के लिए ट्रेड करूंगा, जो मेरे को चाहिए नहीं कि जूते के लिए ट्रेड करूंगा। ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ व्हाट, इन दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, म्यूटेशन या अग्रीमेंट। आप बताओ क्या इसका आंसर आएगा भाई? आपको मीनिंग पता है क्या सबकी? हाँ भाई, क्या आपको कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग पता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वही होता है सिकुड़न। कोई चीज जब सिकुड़ जाती है उसी को बोलते हैं सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्शन। तो आप मुझे बताओ, इन दिस काइंड ऑफ सिकुड़न मतलब इस प्रकार के सिकुड़न में। भाई यहाँ पर बिजनेस व्यापार की बात हो रही है, तो सिकुड़न की बात कहां से आ गई? ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, ट्रांजैक्शन का मतलब वही लेन देन होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब जब आप किसी से लेन देन करते हो। म्यूटेशन का मतलब आपको पता क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए में चेंजेस आना। जब किसी के डीएनए में चेंजेस आते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो यहाँ पर म्यूटेशन की बात नहीं हो रही है। अग्रीमेंट का मतलब सहमति। यहाँ पर किसी अग्रीमेंट की, किसी की बात हो रही है क्या? क्या आपको लगता है अग्रीमेंट की बात हो रही है? हाँ भाई, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अग्रीमेंट की बात हो रही है? बताओ जरा, पढ़ो क्या लिखा है, इन दिस काइंड ऑफ डैश। तो इस काइंड के, देखो यहाँ पर लिखा है कि जो उनके पास होता था उसको बेचते थे, और जो उनको चाहिए होता था उसके बदले में बेचते थे। यानी कि एक चीज वो दे रहे हैं और एक चीज वो ले रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन ही तो हो रहा है। पता लग रहा है ना आपको? तो वही कह रहा है कि इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में लोग क्या करते थे, जो उनके पास होता था उसको बेचते थे, और जो चीज उनको चाहिए होती थी उसको वो ले लिया करते थे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ समवन वांटेड अ सेट ऑफ क्लोथ्स, अगर किसी को कपड़े चाहिए, एंड हैड अ काउ लेफ्ट ओवर, और उसके पास एक गाय है एक्स्ट्रा, ही वुड हैव ही वुड हैव टू फाइंड समवन, तो वो व्यक्ति एक ऐसे इंसान को ढूंढेगा, हु वुड वांट अ काउ, जिसको एक गाय चाहिए हो, एंड बी विलिंग टू गिव अवे अ सेट ऑफ क्लोथ्स। भाई उसको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसको सबसे पहले गाय की रिक्वायरमेंट हो और बदले में वो कपड़े बेचना भी चाहता हो। ठीक है, ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। हाउएवर इट वाजंट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज गिव एंड टेक। इतना भी आसान नहीं था जितना कि आपको लग रहा है ना गिव एंड टेक। गिव एंड टेक तो फिर भी आसान है कि भाई ये ले वो दे, लेकिन बार्टर सिस्टम मैंने आपको बताया थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसमें एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता था जिसको आपकी चीज चाहिए हो और वो आपकी चीज आपको देने के लिए इच्छुक भी हो। एंड पीपल वुड बी चीटेड। द डैश ऑफ मनी फाइनली टुक रूट, यानी कि जो पैसे का डैश है उसने रूट लिया। रूट का मतलब शुरू हुआ, भाई टेक रूट का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होना। तो पैसे का जो डैश है, तो पैसे का क्या, पैसे का बिलीफ यानी कि भरोसा, पैसे का ओपिनियन यानी कि मत, ओपिनियन जैसे इंसान का ओपिनियन होता है कि मेरा ये ओपिनियन है, मेरा वो ओपिनियन है। पैसे का कॉन्सेप्ट या पैसे का आइडिया, भाई पैसे का आइडिया नहीं, पैसे का कॉन्सेप्ट। आप मनी के कॉन्सेप्ट की, भाई मनी है, मनी का मतलब क्या है कि मनी, मैंने आपको मनी दी, ठीक है, और बदले में आपने मुझे कुछ सामान दे दिया, तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट ही तो है, एक तरीका ही तो है। तो पैसे का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ मनी फाइनली टुक रूट इन पीपल्स माइंड, लोगों के दिमाग में शुरू हुआ आफ्टर मैनी ईयर्स। द यूजली इरेटिक बार्टर ट्रेड, क्योंकि जो बार्टर ट्रेड है ना इसमें बड़ी गलतियां थी, क्योंकि आपको ऐसा इंसान ढूंढना है तो बहुत मुश्किल होती थी। इवेंचुअली गेव वे टू द मॉनेटरी मेथड ऑफ एक्सचेंज, और इसी की वजह से मॉनेटरी मेथड आया एक्सचेंज करने का, यानी कि पैसों के बदले में लेन देन करने का। एट फर्स्ट सबसे पहले एनीथिंग कुड बी यूज्ड सच एज हुक्स, मनी बीट्स, शेल्स और ट्रिंकलेट्स, इन सारी चीजों को मतलब मुद्रा के रूप में यूज करते थे, मनी बीट्स को, शेल्स को, ट्रिंकलेट्स को। ठीक है, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन, जो सबसे पहले सोने के सिक्के हैं, वर यूज्ड एज करेंसी नियर टर्की, टर्की में यूज हुए थे। एंड ईच कॉइन हैड अ डिफरेंट डिनोमिनेशन, हर कॉइन के ऊपर डिनोमिनेशन अलग अलग थे, मतलब 5 रुपए 10 रुपए ऐसे करके। इन द किंगडम ऑफ लीडिया द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन वाज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड अराउंड 700 बीसी, हर कॉइन का अलग अलग जो स्टैंडर्ड था वो सेट किया गया 700 ईसा पूर्व में। हाउएवर एज टाइम पास, जैसे कि समय बीतता गया,
द आइडिया ऑफ कैरिंग अ बल्की कोइन पाउच, अपने पास अगर आप एक भारी भरकम कोइन का पाउच रखते हो ना, बिकेम लेस, वो क्या हो गया, कम, कम क्या हो गया, कम अपीलिंग हो गया, कम एंचेंटिंग, कम अल्यूरिंग, कम बिविल्चिक। तो आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। देखो अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं पता तो आप कैसे करोगे भाई, मीनिंग पता होनी चाहिए ना। देखो एंचेंट का मतलब क्या होता है, एंचेंट का मतलब होता है पावरफुली प्लीजिंग, मतलब जब आप किसी चीज को ना बहुत बुरी तरीके से आकर्षित कर लेते हो। एल्योर का मतलब भी वही होता है। एल्योर का मतलब क्या होता है भैया, एल्योर का मतलब होता है मोह, मतलब कहते हैं ना कि लुभावना, एल्योरिंग मतलब लुभावना या मोहक। और बेविचिंग का मतलब क्या होता है, बेविचिंग का मतलब भी सेम होता है, आकर्षक, अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा। और अपीलिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके प्रति आपका इंटरेस्ट जागे या जिसके प्रति आप आकर्षित हो सको, अपीलिंग। ठीक है, तो आपको पता है यहां पर क्या बोला जा रहा है, देखो कि जो एक बल्कि कोइन पाउच रखने का जो आइडिया था, बिकेम लेस, तो बिकेम लेस व्हाट, बिकेम लेस अपीलिंग, यानी कि लोगों को ना अभी ज्यादा अपील नहीं करता था। मतलब ये जो आइडिया है ना बल्कि कोइन पाउच की, मतलब पहले लोग अपने पास पाउच रखते थे कोइंस के, ये क्या हो गया, कम अपीलिंग, यानी कि लोगों की जो रुचि थी वो इसमें क्या होती गई, कम होती गई, लोग इसके प्रति कम आकर्षित होते गए, कम अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब आकर्षित। बिकॉज, और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इट अट्रैक्टेड रॉबर्स, क्योंकि भैया आपके कोइंस के पाउच को देखकर रॉबर्स आपके पास, लुटेरे आपके पास आ जाते थे। चेक्स वर फर्स्ट क्रिएटेड, तो चेक्स की शुरुआती वर फर्स्ट क्रिएटेड एट दैट टाइम बाय ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स, जो ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स उन्होंने शुरू किया। हु परचेज्ड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट सिटीज, जो दूर दूर के शहरों में जाकर सामान खरीदते थे। बिकॉज दे कुड ओनली बी यूज्ड बाय द पर्संस हुज नेम वाज ऑन देम, क्योंकि चेक का मतलब है कि उसका अमाउंट उसी को मिलेगा जिसका चेक के ऊपर नाम है, तो उसको लुटेरा लूट के क्या ही करेगा, है ना। दीज वर नॉट ओनली लाइट वेट, ये लाइट वेट भी होते थे, बट ऑल्सो डिटर्ड रॉबरीज, बल्कि रॉबरीज को भी रोकते थे ये, क्योंकि रॉबर्ट्स को दिखता नहीं था चेक, कहीं भी छुपा के ले जाओ। इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट के सहमति के साथ, बैंक्स लेटर इश्यूड नोट्स इन एक्सचेंज फॉर डैश गोल्ड दैट कुड बी यूज्ड एज कैश। बैंक्स ने आपको क्या देना शुरू किया, इश्यूड नोट्स इन एक्सचेंज फॉर डैश गोल्ड, तो व्हाट गोल्ड, कंटेन्ड गोल्ड। कंटेन मतलब क्या होता है, मतलब समाहित करना किसी चीज में। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा किया हुआ। सेटल्ड का मतलब जिसको निपटाया जा चुका है। और डिपॉजिट का मतलब आपको पता है, बैंक में जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो या कुछ भी डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो, बेसिकली उसको डिपॉजिट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बैंक्स ने आपको नोट्स इशू करना शुरू किया इन एक्सचेंज फॉर, किसके बदले में, फॉर डिपॉजिटेड गोल्ड, जो आपका डिपॉजिटेड गोल्ड है। भाई पहले तो आप गोल्ड कॉइन्स लेकर चलते थे, लेकिन अब आप क्या करो, बैंक में जाके गोल्ड के कॉइन्स जमा करा दो, डिपॉजिट कर दो, और उसके बदले में बैंक आपको नोट्स इशू कर देगा। दैट कुड बी यूज्ड एज कैश, और उसको आप कैश के रूप में यूज कर सकते हो, क्योंकि नोट्स क्या होते हैं आपको पता, हल्के होते हैं और इजिली छुपाए जा सकते हैं। तो डिपॉजिटेड गोल्ड, जो आपके द्वारा डिपॉजिट किया हुआ गोल्ड है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। एक ही मीनिंग मैच कर रहा था, क्योंकि बैंक की बात हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है, तो डिपॉजिट किया जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इसको पढ़ लो जल्दी से फटाफट, और बताओ इसका आंसर मुझे, एक बेसिक आइडिया लगाओ फटाफट से, फास्ट। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलो पढ़ें इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, एनी डैश दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज अ सैटेलाइट। एनी डैश, तो एनी व्हाट, ये रे क्वेश्चंस देख लो अगर आपको करना है तो। एनी पीस, तो पीस का मतलब तो क्या होता है, टुकड़ा। तो अगर आप टुकड़ा बता रहे हो तो आगे बताओगे ना किसी किस चीज का टुकड़ा है, तो पीस ऑफ बोलना पड़ेगा, तो आगे नहीं है तो पीस तो नहीं आएगा, ब्लैंक के बाद ऑफ नहीं है ना। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु। एनी बॉडी, बॉडी का मतलब भाई एनी, अगर आप एनी के बाद बॉडी लगा दोगे तो एनी बॉडी बन जाएगा ना, वो एनी बॉडी कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति थोड़ी किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूमेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, एनी बीइंग, बीइंग, बीइंग भी आपको पता क्या होता है, इंसान या जीवित कोई चीज। ठीक है, बीइंग,
जैसे ह्यूमन बीइंग बोलते हैं ना, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज, एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, इज अ सैटेलाइट, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। मदर अर्थ हैज अ नेचुरल सैटेलाइट, हमारी मदर अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। इन द मून, इज द मून, मतलब आपको पता है ये बात, तो मतलब पूरा विश्व जान चुका है आज की डेट में कि मतलब कल आपको पता है भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत पूरे विश्व का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने मून का जो साउथ पोल है वहां पर, आपको पता है चंद्रयान 3 जो है उसको सॉफ्टली जो है वो लैंड करवा दिया है। ठीक है, एक बहुत बड़ा इतिहास जो है भारत ने रच दिया है। तो हमारे अर्थ का जो एक नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, मून है। द अर्थ इज सर्कल्ड बाय लॉट ऑफ मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, लेकिन अर्थ इज सर्कल्ड बाय, अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं अ लॉट ऑफ मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कई सारे मैन मेड यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए हुए, आर्टिफिशियल जो है सैटेलाइट्स वो भी हैं। मून तो क्या आपको पता है नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन कई सारे मैन मेड और आर्टिफिशियल भी हैं। इन 1957 द सोवियत स्पुतनिक वाज द फर्स्ट टू बी डैश इनटू स्पेस, सोवियत स्पुतनिक नाम का कोई सैटेलाइट है, उसको सबसे पहले डैश किया गया स्पेस में। तो आप जानते हो, बिना ऑप्शन को देखे जानते हो कि स्पेस में अगर डैश करने की बात हो रही तो जाहिर सी बात है स्पेस में क्या किया, लॉन्च किया गया होगा, है ऑप्शन में। स्पेस में टॉस किया गया, उछाला गया, स्पेस में लॉब किया गया। लॉब का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पैर से मारना, किसी चीज को पैर से मारकर दूर भेज देना, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉब। तो सैटेलाइट को पैर से मारकर दूर भेजोगे या तैराओगे, सैटेलाइट को लॉन्च करोगे, लॉन्च किया जाता है ना, ये तो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं कि श्रीहरिकोटा से जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, तो लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो लॉन्च किया गया था। देर आर करंटली अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कई सारे सैटेलाइट्स हैं लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय वेरियस, देखो आगे लिखा भी है लॉन्च्ड, देखो आपको मदद मिल जाती है, कई सारे सैटेलाइट्स हैं जिनको लॉन्च किया गया है। तो अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन भी होती तो भी आप देख लेते हैं भाई यहाँ पर भी एक सैटेलाइट की बात की जा रही है और यहाँ पर भी सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट को स्पेस में क्या किया जाता है भैया, लॉन्च किया जाता है, क्योंकि यहाँ भी देखो इनटू स्पेस है ना, इसलिए कहते हैं आगे पीछे अच्छे से पढ़ा करो। बाय वेरियस नेशंस, कई सारे देश कर चुके हैं। दीज सैटेलाइट्स, ये जो सैटेलाइट्स हैं, मेक इट पॉसिबल, ये पॉसिबल करते हैं फॉर अस, हमारे लिए, टू टॉक ऑन द फोन, क्योंकि फोन आपको पता है फोन किसकी वजह चलता है, सैटेलाइट्स की वजह चलता है। वॉच टेलीविजन, टेलीविजन हम देख पाते हैं घर पे बैठे बैठे, दूर दराज की खबरें देख पाते हैं। प्रिडिक्ट द वेदर, मौसम का अनुमान लगा पाते हैं। मैप द वेरियस सर्फेसिस ऑफ द अर्थ, अर्थ पे कई सारे जो सर्फेसिस है उनकी मैपिंग की जाती है कि कितनी दूर तक महासागर है, कितनी धरती है, ये सब सैटेलाइट की वजह से है। एंड लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव, और इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता लगता है जहां पर हम रहते हैं। हाउ डज सैटेलाइट गेट स्टार्टेड, सैटेलाइट कैसे शुरू होता है, इट इज टिपिकली लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय मींस ऑफ रॉकेट, रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया जाता है। आफ्टर असेंडिंग इनटू द थिनर एयर, और जब ये एयर की पतली सी लेयर में पहुंच जाता है अबव द अर्थ, अर्थ से ऊपर, द सैटेलाइट इज रिलीज फ्रॉम द रॉकेट, तो रॉकेट से इसको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। फॉर अ सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च, सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च के लिए रॉकेट स्पीड इज केयरफुली कैलकुलेटेड, रॉकेट की स्पीड जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है एंड कंट्रोल किया जाता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन स्पेस, स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इज पुश्ड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर बाय ग्रेविटी, आपको पता है, इज पुश्ड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ सारे पुश किए जाते हैं बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। द इनर्शिया ऑफ मोशन, जड़त्व का नियम, विल प्रोपेल द ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस इफ इट हैज इट्स ओन वेलोसिटी ऑफ मोशन। व्हेन द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज एग्जैक्टली राइट, जब ऑर्बिट की जो वेलोसिटी होती है, ऑर्बिट आपको पता है पृथ्वी के चारों ओर जो ये जो रास्ता है, मतलब ये जो एरिया है जहां पर सैटेलाइट घूमते हैं इसको बोलते हैं ऑर्बिट। व्हेन द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज एग्जैक्टली राइट, जब ऑर्बिट की वेलोसिटी बिल्कुल सही होती है, तो दीज टू अपोजिंग फोर्सेज आर बैलेंस्ड कॉजिंग द सैटेलाइट, तो जो दो अपोजिंग फोर्सेज हैं, कौन कौन से फोर्सेज है भैया, आपने पढ़ा भी, एक तो आपने पढ़ा इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया, और एक आपने पढ़ा वेलोसिटी, तो ये दोनों की दोनों क्या है, अपोजिंग फोर्सेज आर बैलेंस, तो ये बैलेंस में आ जाते हैं, और इसके बैलेंस की वजह से क्या होता है, कॉजिंग द सैटेलाइट्स टू डैश टुवर्ड द अर्थ, कि अर्थ की तरफ डैश होते हैं, तो सैटेलाइट जो है अर्थ की तरफ क्या करते हैं, स्टर होते हैं, माइग्रेट होते हैं, जंप होते हैं, मूव होते हैं। तो आपको पता अर्थ की तरफ की बात हो रही, तो अर्थ की तरफ क्या होते हैं, मूव होते हैं। इसको तो आप इजीली पढ़कर बता सकते थे कि अर्थ की तरफ क्या होते हैं, मूव होते हैं। स्टर का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक ग्लास के अंदर आप पानी रखो और पानी के अंदर चीनी डाल के चम्मच से हिलाते हो, उसको बोलते हैं स्टर। माइग्रेट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, जब व्यक्ति एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है उसको बोलते हैं माइग्रेट करेगा। जंप का मतलब उछलना। तो आपको पता है यहाँ पर सैटेलाइट जो है पृथ्वी की तरफ क्या करेगा, पृथ्वी की तरफ मूव करेगा, पढ़कर पता लगा सकते थे। टुवर्ड द अर्थ वाइल स्टिल हावरिंग ओवर इट्स सरफेस, इसके सरफेस के ऊपर हावर करेगा मतलब उड़ता रहेगा, तैरता रहेगा। अ सैटेलाइट इज सेड टू बी इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट व्हेन इट्स कंप्लीट्स द वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 24 आवर्स पीरियड, जब 24 घंटे के पीरियड के दौरान
कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा लेता है ना, तो हम बोलते हैं कि हाँ ये अपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर है। इट डजंट चेंज व्हेन कंपेयर टू अ पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और जब हम अर्थ के सरफेस से इसको कंपेयर करते हैं तो इसकी पोजीशन ना चेंज हुई हो। दीज ऑर्बिट्स आर टिपिकली यूज्ड बाय सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन एंड वेदर। और ये जो ऑर्बिट्स हैं इसी को यूज करते हैं हम क्या करने के लिए, आर टिपिकली यूज्ड बाय सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन एंड वेदर, कम्युनिकेशन के लिए और वेदर बताने के लिए। द कैमरा ऑन द वेदर सैटेलाइट्स, जो वेदर सैटेलाइट्स होते हैं उनके ऊपर जो कैमरे लगे होते हैं बड़े बड़े, टेक्स पिक्चर्स, वो बड़े बड़े वो क्या करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं एंड सेंड्स देम बैक टू द अर्थ, और पृथ्वी पर वापस भेजते हैं। दीज आर हेल्पिंग एड इन वेदर फोरकास्टिंग, और इससे वेदर फोरकास्टिंग आसान हो जाती है, मतलब मौसम की जानकारी देना आसान हो जाता है। रेडियो रिसीवर्स एंड एम्पलीफायर्स ऑन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कैन देखो जो रेडियो रिसीवर्स होते हैं, जो रेडियो तरंगे जो होती हैं, जो रेडियो किरणें होती हैं उनको रिसीव करने वाले, एंड एम्पलीफायर्स ऑन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पे जो एम्पलीफायर्स होते हैं और जो रेडियो रिसीवर्स होते हैं, कैन वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैन डैश वेव्स बैक, वो वेव्स को क्या करते हैं, बैक, तो आपको पता है वेव्स को बैक करते हैं, तो बैक क्या करते हैं, भेजते हैं, मतलब पहले वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वापस भेजते हैं पृथ्वी पर एट अ फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन ऑन द सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट ने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करी उससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में वो क्या करते हैं, पृथ्वी पर भेजते हैं, वापस भेजते हैं। तो भेजने से रिलेटेड कुछ लग रहा है, तो भेजने से रिलेटेड देखिए सेंड, डिस्चार्ज नहीं हो सकता, डिलीवर नहीं हो सकता, लोकेट नहीं हो सकता, एक ही बच रहा है सेंड। मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, जब किसी का चार्ज नहीं रहता, डिस्चार्ज हो जाता है, वो हॉस्पिटल से जब आप निकलते तो उसको भी डिस्चार्ज कहते हैं, पता है ना, किसी की ड्यूटी चली जाती है, अपनी ड्यूटी उसने पूरी कर दी, उसको भी डिस्चार्ज कहते हैं। डिलीवर आपको पता है, डिलीवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, और लोकेट का मतलब क्या होता है, स्थापित करना किसी एक जगह पर, लोकेट करना। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि भैया जो रेडियो तरंगे हैं वो क्या करता है, जो सैटेलाइट्स हैं पहले उनको रिसीव करता है, फिर उनको क्या करता है, सेंड बैक, वापस भेजता है टू एट अ फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी पर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन द सैटेलाइट्स रिसीव्ड। The beaming frequencies of satellites are parked too close to one another, must not interfere with one another. Television signals can be transmitted from one location to other using broadcast satellite. जो टेलीविजन के सिग्नल्स होते हैं कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, वो ट्रांसमिट यानी कि पहुंचाए जा सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर बाय यूजिंग ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स, जो ब्रॉडकास्ट के सैटेलाइट्स होते हैं उनकी मदद से हम टीवी देखते हैं। एंड साइंटिस्ट कैन डैश साइंटिफिक डेटा, साइंटिस्ट जो हैं वो साइंटिफिक डेटा डैश कर सकते हैं, तो भैया क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं साइंटिफिक डेटा। कहां एंट्री करने की बात हो रही है, इंग्रेस का मतलब एंट्री करना ही होता है, इंग्रेस का मतलब एंट्री होता है, एक्सेस मतलब पहुंच पाना, और अप्रोच का मतलब क्या होता है, किसी तक पहुंच, अप्रोच का मतलब क्या होता है, किसी तक पहुंच। तो आपको पता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिफिक डेटा तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, तो एक्सेस कर सकते हैं, साइंटिफिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जब हम किसी डेटा को प्राप्त करने की या उस तक पहुंचने की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्सेस। तो साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं साइंटिफिक डेटा को फ्रॉम न्यूमरस सैटेलाइट्स, कई सारे सैटेलाइट से वो एक्सेस करते हैं, यानी कि उस डेटा को प्राप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ। अप्रोच का मतलब क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की तरफ जा रहा है, यानी कि वो दूसरे व्यक्ति की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट के डेटा प्राप्त करने की बात हो रही है, साइंटिस्ट के द्वारा डेटा तक पहुंचने की बात हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस करना। बोलते हैं ना कि मेरा उस बिल्डिंग तक एक्सेस नहीं है, मतलब मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, या मेरा इस डेटा तक एक्सेस है, मतलब मैं इस डेटा को प्राप्त कर सकता हूं, वहां तक मेरी पहुंच है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, जल्दी से ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको फटाफट से कर दो उसके बाद अगली क्लास में करेंगे फास्ट। देखो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको बड़े विस्तार से समझाता हुआ चल रहा हूं, इसको पढ़ लो अच्छे से और बताओ जरा क्या आना चाहिए, स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 20 आसान सा है। चेंजेस टू द अर्थ क्लाइमेट
कि अर्थ के क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, ड्रिवन बाय का मतलब बोलते हैं ना, जब किसी चीज की वजह से कुछ होता है तो उसको बोलते हैं ड्रिवन बाय, और आगे वो चीज लगाते हो जिसकी वजह से हो रहा है। तो चेंजेस टू द अर्थ क्लाइमेट ड्रिवन बाय इंक्रीज्ड, जो हो रहा है की वजह से, किसकी वजह से, इंक्रीज्ड व्हाट, ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज के डैश की वजह से। तो अभी आप पढ़ते हुए आए हो और आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज को लोग एमिट करते हैं एनवायरमेंट के अंदर। तो एमिशन ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज, की जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या करते हैं, लोग उसको एमिट करते हैं। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये क्या, हीट ट्रैपिंग है, मतलब सूर्य से जो आने वाली हीट है उसको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, मतलब वापस उसको रिफ्लेक्ट होकर जाने नहीं देती है, यही रोक लेती है। आर ऑलरेडी हैविंग वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स, और इसका वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहा है ऑन द एनवायरमेंट। श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आपको पता है ग्लेशियर जो वो श्रिंक हो रहे हैं, एंड आइस शीट्स, अकरेंस ऑफ शिफ्ट्स इन फ्लावर प्लांट्स ब्लूमिंग, मतलब फूल पौधों के खिलने का जो समय है, जो अकरेंस है उनकी जो बारंबारता है, उस पर भी हमें इफेक्ट देखने को मिला है, एटसेट्रा, और भी कई सारी चीजें हैं। आर क्रिएटिंग, और ये सारी चीजें क्रिएट कर रही हैं एन ओवरऑल डैश इन द नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर ये चीजें जो हैं डैश क्रिएट कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है क्या क्रिएट कर रही है, कुछ नेगेटिव चीज क्रिएट कर रही है। डिस्पोंडेंस का मतलब निराशा क्रिएट कर रही है, या क्रिएटिविटी तो अच्छी चीज होती है, हंगर मतलब भूख क्रिएट कर रही है, या असंतुलन क्रिएट कर रही है। भाई आपको पता है भाई फूल पत्तियों का खिलना, ठीक है, और मतलब मौसम का परिवर्तन होना, नेचुरल देखो इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो इकोसिस्टम का क्या, इकोसिस्टम का एक बैलेंस होता है, इकोसिस्टम में हर चीज का एक बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन ये चीजें क्या कर रही हैं, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस पैदा कर रही है, क्या पैदा कर रही है, इम्बैलेंस, यानी कि असंतुलन। ठीक है, पढ़कर पता लग रहा है इम्बैलेंस। आगे पढ़ो। कंडीशंस लाइक द राइज इन सी लेवल के अंदर जो राइज देखने को मिल रहा है, एंड सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हैव एडवांस्ड टू द पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुके हैं वेयर जहां होल डैश हैव हैड टू रीलोकेट, जहां पर पूरे डैश को रीलोकेट होना पड़ा। तो अगर रीलोकेट होने की बात, रीलोकेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो भैया पूरे के पूरे डैश, तो पूरे के पूरे कौन रीलोकेट कर रहे हैं, पूरे के पूरे मॉब्स, मॉब्स का मतलब गुस्से वाली भीड़ रीलोकेट कर रही है, कम्युनिटीज। कंडीशन रीलोकेट कैसे करते हैं भाई, कंडीशन तो एक व्यवस्था, एक वो है, सिचुएशन है, कंडीशन हालात होता है, ठीक है ना, या परिस्थिति। पीपल का मतलब लोग, तो होल पीपल नहीं होगा भाई, पीपल से पहले होल नहीं लगाते, कभी भी होल पीपल नहीं होता, ठीक है, ये तो बोलते हैं ऑल द पीपल। अगर यहां पर होल की बात हो रही तो होल की बात क्या है, कम्युनिटीज, होल कम्युनिटीज, ठीक है, क्या बोलेंगे, होल कम्युनिटीज हैव हैड टू रिलोकेट, पूरी मतलब कई सारी कम्युनिटीज को, बहुत सारी कम्युनिटीज को रिलोकेट करना पड़ा था। वाइल प्रोट्रैक्टेड ड्रॉट्स आर पुटिंग पीपल एट रिस्क ऑफ डैश, ड्रॉट्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉट्स का मतलब सूखा, आर पुटिंग पीपल एट रिस्क ऑफ, जो सूखा है वो लोगों को रिस्क में डाल रहा है, किसके रिस्क में डाल रहा है, फेमाइन के, यानी कि भूखमरी के, या भूख या प्यास से जब लोग मरते हैं उसको फेमाइन कहते हैं। प्रेगनेंसी के, भाई सूखे की वजह से लोग प्रेग्नेंट कैसे हो जाएंगे, सर्जरी कैसे हो जाएगी, ओवर पॉपुलेशन कैसे होता है सूखा होने से, सूखा होने से क्या होता है, फेमाइन, यानी कि लोग भूखमरी या प्यास से मरते हैं, ठीक है, फेमाइन, कि लोगों को किसके खतरे में डाल रहा है, फेमाइन के खतरे में। द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग, कि मानवों के द्वारा पैदा किया गया जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका इफेक्ट है, आर वो क्या है, डैश फॉर पीपल, वो लोगों के लिए डैश है, तो लोगों के लिए क्या है, हार्ट ब्रेकिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब किसी चीज के ऑपोजिट, तो किसके ऑपोजिट है, यहां पर ऑपोजिट की कुछ बात नहीं हो रही है। इरिवर्सिबल, जिसको बदला नहीं जा सकता। कंडीशनल का मतलब जो कंडीशन कंडीशन पे डिपेंड करता, तो कंडीशन कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो कंडीशनल थोड़ी है, कि भाई किसी के साथ वो प्रॉब्लम है तो किसी के साथ नहीं है, किसी पर इफेक्ट है तो किसी पर नहीं है, ऐसा थोड़ी है। तो कंडीशनल नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्टरी भी नहीं हो सकता, हार्ट ब्रेकिंग नहीं हो सकता, यहां पर क्या होगा, इरिवर्सिबल। यहां पर देखो बात क्या हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है ना, आर डैश, वो क्या है, इरिवर्सिबल है फॉर पीपल अलाइव टुडे, जो लोग आज जिंदा हैं उनके लिए वो इरिवर्सिबल है, मतलब बदला नहीं जा सकता। एंड विल वर्सन एज लॉन्ग एज ह्यूमंस कीप फीडिंग, और ये और भी खराब होता रहेगा एज लॉन्ग एज पीपल या ह्यूमंस कीप फीडिंग ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, जब तक लोग एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज को रिलीज करते रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम जो है बड़ी होती रहेगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा इरिवर्सिबल, की मतलब इसको बदला नहीं जा सकता जब तक लोग जो है क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को छोड़ते रहेंगे। तो आपको पता है यहां पर बदलने की बात हो रही है कि भाई इसको बदला नहीं जा सकता, इरिवर्सिबल है, क्या है, इरिवर्सिबल है। आया समझ में। द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग आर इरिवर्सिबल फॉर पीपल, उन लोगों के लिए इरिवर्सिबल है अलाइव टुडे, जो आज क्या है, जीवित हैं, क्योंकि भाई जो इसकी वजह से मर गए वो तो मर गए बेचारे, लेकिन जो आज जीवित है उनके लिए इरिवर्सिबल है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एंड विल वर्सन, और भी बिगड़ेगा, बल्कि एज लॉन्ग एज, जब तक, क्या बोल रहा है, जब तक, जब तक क्या होगा, जब तक आप ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते रहोगे तब तक ये इरिवर्सिबल है, मतलब इसको कोई नहीं बदल सकता।
और क्या है, साथ साथ में बिगड़ता ही रहेगा जब तक आप ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करते रहोगे नेचर के अंदर। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको अभी के अभी सॉल्व करके, क्योंकि अभी आपका दिमाग चल रहा है, तो अभी के अभी सॉल्व करके कमेंट में जल्दी से 1 2 3 4 5 करके ऐसे आंसर्स बताओ। और मैं बस खाना खा के अभी मैं आपको सही आंसर्स आपके कमेंट में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, अच्छे से आप पढ़ते रहो, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई।